नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम कर रहे थे क्लास 6 राजस्थान अध्ययन, जिसमें हमने 6 पाठ कर लिए हैं। पिछला पाठ हमने किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हम करेंगे पाठ 7 अध्याय 7, जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये हम जानते हैं कि जल बहुत आवश्यक है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। कि जल संसाधन क्या है? जल के सभी जो स्रोत हैं वो जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप है। कि राजस्थान के लिए जल स्रोत में क्या क्या आ जाएंगे? कि झीलें, नदियाँ और जो उन पर बांध बने हुए हैं, नहरें, तालाब, कुएं और जो नलकूप है वो है ये राजस्थान में मुख्य जल स्रोतों के रूप में। अब हम इस चैप्टर में राजस्थान के जल संसाधनों के बारे में जानेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। धरातलीय बनावट और भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। कि धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के बेसिस पर, उसके आधार पर कोई नदी है या जो मेन रिवर है वो, और जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वो जिस तरीका का अफवाह तंत्र, जिस तरीके से वो बह रही हैं, जो वो जल प्रवाह बना रही है, वो एक स्पेशल, मतलब हर नदी का खुद का एक जल प्रवाह होता है। ऐसा नहीं है कि सभी नदियों का सेम होता है, हर नदी का अलग अलग जल प्रवाह होता है। तो वो नदी और जो उसकी सहायक नदियाँ मिलकर जो जल प्रवाह बना रही है ना, उस विशेष व्यवस्था को क्या बोल रहे हैं? अफवाह तंत्र बोल रहे हैं। तो अभी जैसे मैं दिखाऊं आपको, मान लो ये है हमारी गंगा नदी। ये गंगा नदी है। गंगा में आके मिल रही है यहाँ से यमुना नदी। यमुना नदी में मिल रही है चंबल नदी। चंबल में मिल रही है सोन नदी। ठीक है, वैसे ही ये क्या बन गया? एक अफवाह तंत्र बन गया। आगे पढ़ते हैं। दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उससे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली। कि अब देखें हम कि जो राजस्थान है उसके अंदर यहाँ पे अरावली है, तो जो वर्षा आती है तो उसकी जैसे मुख्यतः क्या पाया जा रहा है कि जो इससे नदियाँ निकल रही है ना, वो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में जा रही है। मुख्यतः, सारी नहीं, ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो जो राजस्थान में जल विभाजक रेखा है उसका कार्य कौन कर रहा है? अरावली पर्वत कर रहा है। अरावली पर्वतमाला कर रही है राजस्थान में मुख्य जल विभाजक का कार्य। अब जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा भाग है अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा आंतरिक अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में वो नदियाँ आएंगी जो बंगाल की खाड़ी में जा रही है। अरब सागर के अफवाह तंत्र में वो नदियाँ आएंगी जो अरब सागर में गिर रही है। और आंतरिक अफवाह तंत्र में वो हो रही है जो या तो कहीं पर जाकर विलुप्त हो रही है या किसी झील में जाकर गिर रही है। ठीक है, तो वो आएंगे आंतरिक अफवाह तंत्र में। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र भी हम पढ़ते हैं। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसने क्या बताया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? बनास, काली सिंध, पार्वती। ये सभी तो जाके गिर रही है पहले चंबल में, और फिर चंबल जाके जा रही है यमुना में, यमुना जा रही है गंगा में, यमुना नदी गंगा नदी में, एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कि बनास, काली सिंध, पार्वती का जल जो है ये अपना जल डालती है चंबल में, चंबल डालती है यमुना में, यमुना डालती है गंगा में, और फिर जो गंगा है वो अपना जल डालती है बंगाल की खाड़ी में। तो इन सभी का जल कहाँ जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये किस अफवाह तंत्र का हिस्सा? ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में आई। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। कौन कौन से अरब सागर के अफवाह तंत्र में नदियाँ आई हैं? याद रखना है, माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं डालती है? तो ये सभी डाल रही हैं, और अगर इनमें से एक ऑप्शन आ जाए काली सिंध, तो उत्तर होएगा काली सिंध नदी। आगे अब भी हम पढ़ते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। इसमें दिया हुआ है ऐसी नदी जो समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र में राजस्थान की कौन सी नदियां हैं? घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल और मेंढा।
बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, और बाणगंगा को एक और नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं बाणगंगा को। एक मिनट, बाणगंगा को क्या कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले तो डालती थी अपना जल यमुना नदी के अंदर, यमुना नदी में अपना पहले जल डालती थी, लेकिन अब ये यमुना नदी में जल नहीं डालती है, कहीं पर भूमि में ही विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी कहने लग गए। अब राजस्थान की हम प्रमुख नदियाँ पढ़ते हैं, जैसे दिया हुआ है पहली चंबल नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, और अगर देखा जाए तो जाना पाव की पहाड़ी है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। कि राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो चंबल नदी है। और अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान की अपवाह दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल है। और पूछे कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले से भैंसरोड से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान की 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। कौन कौन सी है? एक तो हो गई चंबल, दूसरी है बनास, और एक और जो नदी है वो है लूणी। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये अपना 6 जिलों में, बनास भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है, लूणी भी 6 में, और चंबल भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो जो चंबल के 6 जिले हैं वो है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये जैसे अगर राजस्थान है ना, तो यहाँ से एंटर होती है चित्तौड़गढ़ से, और फिर वो यूँ ऐसे सीमा बनाती जाती है, लगभग सीमाएं बना देती है वो। अगली जो नदी है वो है बनास। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। कि बनास का उद्गम कहाँ से है? खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बनास कहाँ से उद्गम होता है, तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। कहाँ मिलती है चंबल में? ये रामेश्वर में मिलती है। रामेश्वर एक धाम भी है, त्रिवेणी संगम है रामेश्वर। यह एक मौसमी नदी है कि मौसम पर निर्भर करती है। जैसे कि जो चंबल नदी थी वो 12 मासी नदी है, लेकिन जो बनास है वो एक मौसमी नदी है। वर्षा अच्छी हुई तो ये अच्छे से बह के, और अगर वर्षा नहीं हुई, वर्षा कम हुई, तो हो सकता है ये अच्छे से ना बहे। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मैंने आपको बताया था अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। कौन कौन से टोंक और सवाई माधोपुर किसके किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। कौन सी? मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। ऊपर हमें दी गई थी चंबल की सहायक नदियां कौन सी? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। बेड़च तो हमने बनास हमने पढ़ लिया, खमनोर की पहाड़ी से उद्गम है। जो बेड़च है उसका उद्गम है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियाँ से किसका उद्गम है? बेड़च का। कोठारी का उद्गम है दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ियाँ कोठारी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ बेड़च, काली सिंध और जो पार्वती है, इन दोनों का उद्गम एमपी से हो रहा है, मध्य प्रदेश से। काली सिंध का हो रहा है देवास, एमपी से। एमपी में कौन सी जगह है? देवास, वहाँ से हो रहा है। काली सिंध का, पार्वती का एमपी से हो रहा है। चंबल के बारे में एक और बता दूं कि इसके ऊपर है ना एक रिवर फ्रंट बन रहा है, जो कि कहाँ बन रहा है? कोटा के अंदर। और कोटा को क्या कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का नालंदा या राजस्थान का तकनीकी शहर भी कहते हैं। ठीक है, आगे है लूणी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। कि अजमेर के अंदर एक पहाड़ी से निकलती है सरस्वती नदी, एक पहाड़ी से निकलती है सागरमती नदी। ये गोविंदगढ़ स्थान है। गोविंदगढ़ स्थान में आके ये दोनों नदी मिल जाती हैं और ये क्या बनाती हैं? लूणी नदी बनाती है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है कि ये भी हमें पता है कि 6 जिलों में बहती है। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। पेपर में इस रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इनका क्रम से जाना था कि ये कौन से जिले में जाती है। तो ये क्रम के अनुसार ही जिला दिया हुआ है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी अनाप, जो, बाजा। ठीक है, ये ट्रिक है कि अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, ये इन 6 जिलों में बह रही है। और इनका क्रम भी है कि पहले अजमेर से उद्गम, फिर नागौर जा रही है, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालौर। उसके बाद में इसने बताया कि बाड़मेर के बालोतरा स्थान तक इस नदी का जल मीठा होता है। कि बाड़मेर में बालोतरा आ रहा है ना, वहाँ तक तो इस नदी का जल मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है।
इसकी सहायक नदियों में है जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। जोजड़ी से रिलेटेड संबंधित प्रश्न आता है कि लूणी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला की किसी चोटी से नहीं होता, तो उसका तो होगा जोजड़ी। पूछा जाए कि लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो जोजड़ी है एकमात्र जो दाईं ओर से मिल रही है, बाकी सभी बाईं ओर से मिलती है। आगे है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। जो मध्य प्रदेश में है विंध्याचल पर्वत, उसका वहाँ से है माही का उद्गम। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में जाती है माही नदी। अभी अगर हम देखें कि माही नदी है वो राजस्थान में एंटर करती है, कहाँ से? खांडू गांव से। खांडू गांव है, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान का निचली भाग है, यहाँ से ये एंटर कर रही है और यहाँ से ये निकल रही है। ये कर्क रेखा है। प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी दो भागों में काटती है, तो वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को काटती है दो बारी, और ये एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जिसका उद्गम भी दक्षिण से ही हो रहा है, और वो जा भी राजस्थान से दक्षिण दिशा में ही रही है। ठीक है। और क्या बात आती है इसके लिए कि कहाँ से एंटर हो रही है? ये है राजस्थान, ये है माही नदी, एंटर हो रही है ये खांडू गांव बांसवाड़ा से। ठीक है। और इस पे माही बजाज सागर बांध है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। ये कहाँ पर है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। एक माही नदी परियोजना चल रही है। माही नदी परियोजना किस किस के बीच में है? गुजरात और राजस्थान के बीच में है, जिसके अंदर जो ये खर्च कर रहे हैं ना, तो राजस्थान इस पे लगा रहा है 45% और गुजरात लगा रहा है 55%। लेकिन जो इससे विद्युत प्राप्त होगी ना, वो केवल राजस्थान को प्राप्त होगी। 100 की 100% राजस्थान को विद्युत प्राप्त होगी इससे। इसके ऊपर एक कागदी पिकअप डैम भी है, कागदी पिकअप डैम। और इस पे कड़ाना बांध भी है, कड़ाना बांध, जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। आगे है इसकी सहायक नदियाँ दी गई है प्रमुख, वो है सोम, जाखम। सोम, माही, जाखम ये तीनों मिलती है बेणेश्वर के अंदर। ये जो है बेणेश्वर, यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है इनका, और यहाँ पे धाम है ये बेणेश्वर। फिर है बाणगंगा नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट की पहाड़ी से होता है। बाणगंगा का उद्गम है बेराट की पहाड़ी। कहाँ पर है? जयपुर में। हमने बेराट सभ्यता पढ़ी थी, वो भी जयपुर के अंदर ही थी। हमने ऐसे पढ़ा था कि इसके अंदर अशोक के कुछ शिलालेख या अभिलेख मिले थे, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें यहाँ पर अवशेष मिले थे। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। कि अगर पूछा जाए कि घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति कौन सी नदी करती है, तो बाणगंगा नदी करती है। और इस पर नम भूमि का निर्माण करता है। राजस्थान में 2 रामसर साइट है। और 2 रामसर साइट है राजस्थान में, और वो कौन कौन सी है? एक तो है सांबर झील और एक है ये बाणगंगा नदी। ये 2 ही राजस्थान की रामसर साइट है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या दिया हुआ है? अर्जुन की गंगा। मैंने आपको बताया था इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। अगली जो है वो है घग्गर। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका? हिमालय पर्वत की शिवालिक की श्रेणी से हो रहा है। पहाड़ी, कई बार पहाड़ी का नाम आ जाता है, तो पहाड़ी का क्या नाम है? कालका पहाड़ी से। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। कि ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में। कौन सी जगह से? टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है। खांडू से कौन सी नदी प्रवेश कर रही थी? माही। और ये गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन नाम सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। और अगर सरस्वती ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में होगा दृष्टवती, तो हमें दृष्टवती उत्तर करना है। घग्गर नदी के लिए एक बात आती है कि यदि हिमालय पर्वत में अधिक शिवालिक श्रेणी में या कालका पहाड़ी में अधिक वर्षा हो जाए या नदी में बाढ़ आ जाए, तो जो इसका जल है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में सभ्यताएं हैं, जैसे कि कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और भटने दुर्ग भी इसके किनारे ही है। यहाँ पे अपवाह तंत्र में कुछ नदियाँ दिखाई गई है प्रमुख, जैसे कि लूणी नदी, सांभर झील, कांतली नदी, बाणगंगा नदी, मोरेल नदी, चंबल, खारी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, सारी, खारी, बनास, जयसमंद झील, बनास नदी और काली सिंध नदी, पार्वती नदी, ये सभी नदियाँ प्रमुखता दिखाई हुई है।
अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। एक मिनट। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कार्य में उद्देश्य पूरे होते हैं। कि जो नदी घाटी परियोजना है ना, या नदियों पर बांध बनाने के क्या क्या फायदे हैं कि जल विद्युत उत्पादन यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन, इन सभी में हमें लाभ मिलता है। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि परियोजना तो एक अपर से फायदे इतने सारे कामों में हो रहे, तो क्या बहुत उद्देश्य हो गए, तो बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजना को महत्व को देखते हुए कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा था इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, नदी घाटी परियोजनाओं को। तो प्रश्न आ जाए कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने कहा था। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। आगे चलते हैं। अभी हम पहले पढ़ते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध बने हैं चंबल परियोजना में। एक है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, पहला है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बना है राणा प्रताप सागर, यह है दूसरा। तीसरा बना है कोटा जिले के जवाहर सागर, और चौथा है वो कोटा के अंदर कोटा बैराज। तो 4 बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में, दूसरा है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, तीसरा और चौथा है कोटा के अंदर जवाहर सागर और कोटा बैराज। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। इसे जो कुल ऊर्जा मिलती है जल विद्युत वो है 346 मेगावाट। तो दोनों राज्य को 50-50% मिलती है, यानी कि 193 मेगावाट मिलता है राजस्थान को और 193 मेगावाट मिलता है मध्य प्रदेश को। आगे है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। ऊपर मैंने बताया था कि कौन कौन से राज्य हैं इसके अंदर, राजस्थान है और गुजरात है। और चंबल परियोजना में कौन कौन से हैं? राजस्थान है और एमपी है। इसके अंदर खर्च कितना, कौन कौन कितना शेयर कर रहा है? तो गुजरात कर रहा है 55% और राजस्थान कर रहा है 45%। और जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है 100 का 100% राजस्थान के लिए। ठीक है। आगे है इन दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। अगला है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर राजस्थान में टोंक जिले के टोडा रायसिंह के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। किस उद्देश्य से सिंचाई और पेयजल का उद्देश्य है? कहाँ पर है? टोंक के टोडा रायसिंह नगर के अंदर किया जा रहा है। और इसका जो फायदा है वो किस किस को मिलेगा? जयपुर को, अजमेर को और टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होगी। पूछा जाए कि बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से, तो है जयपुर, अजमेर और टोंक। तो इसकी ट्रिक बनती है JAT जाट। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि 20 जाट। तो 20 जाट बीसलपुर से किस किस कौन कौन लाभान्वित है? जयपुर, अजमेर और टोंक। अगला जो दिया गया है वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों के मध्य है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। कौन कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में है सरदार सरोवर परियोजना। इसका निर्माण कौन सी नदी के किनारे हो रहा है? नर्मदा नदी के किनारे। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कहाँ कहाँ पर? जालौर में और बाड़मेर में पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है। 2008 के अंदर सर्वप्रथम जो है वो इस परियोजना से जल मिलता है। कहाँ पर? सीलू गाँव जालौर में जल की प्राप्ति होती है सरदार सरोवर परियोजना से 2008 में। और ये एकमात्र परियोजना है जिससे राजस्थान में एकमात्र परियोजना है जिससे फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई कर दी गई है, अनिवार्य कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी,
पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना। जवाई परियोजना किस नदी पर है? जवाई नदी पर है। कहाँ है? पाली के अंदर है। जवाई बांध जो है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अगला है डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोमकमलांबा परियोजना। पूछा जाए सोमकमलांबा परियोजना कहाँ पर है, तो वो है डूंगरपुर जिले में। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। जो जाखम बांध है वह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। आगे है राजस्थान की प्रमुख झीलें व जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कि कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। खड़ीन के बारे में बता दूं कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने कृषि की थी खड़ीन के माध्यम से। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि पुरानी बावड़ियां हैं, रानी जी की बाव या चांद बावड़ी, तो ये सभी पुराने राजाओं ने किया जल संरक्षण के लिए। उदयपुर में 14वीं सदी व 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जाना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण किया गया। पूछा जाए नदियों झीलों का नाम आ जाएगा और जिला पूछा जाएगा कि कौन से जिले में है, तो कौन कौन सी जिले हैं उदयपुर में? पिछोला, ये एक पिच्छू बंजारा था उसने बनवाई थी। उदय सागर झील, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जाना सागर। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण उदयपुर झीलों का नगर कहलाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। आगे दिया हुआ है जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी का जल रोककर बनवाया था। किसने बनवाया था? मेवाड़ महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी के जल द्वारा। और कब? 1687 से 1691 में। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है, तो वो है जयसमंद झील। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। और अगर ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि पुष्कर झील कहाँ है, ऑप्शन में पुष्कर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, तो अपना को उत्तर पुष्कर करना है, क्योंकि अजमेर के पुष्कर स्थान पर है पुष्कर झील। आना सागर भी अजमेर के प्रसिद्ध झील है। आना सागर झील है अजमेर में। किसने बनवाई है? अर्नोराज ने। सिरोही के माउंट आबू में स्थित है नक्की झील। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील है। और कहाँ पर है वो? सिरोही के अंदर है। और सर्दियों में ये नदी जो है वो जम जाती है। आगे राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। जिसके उत्तरी भाग में जिसके उत्तरी भाग को 9 चौकी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, जिसके जो लेखक है वो है रणछोड़ भट्ट। एक सेकेंड, जो ये राजसमंद झील है इसके उत्तर में है 9 चौकी, और यहाँ पर है एक राज प्रशस्ति। प्रशस्ति हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। प्रशस्ति और प्रशंसा में लिखा गया। राज प्रशस्ति के लेखक है रणछोड़ भट्ट। और ये जो है ये 25 काले शिलालेखों पर लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर। जोधपुर में कौन सी झीलें हैं? कायलाना, उमेद सागर और बालसमंद झील। जैसलमेर में है गड़ीसर, डूंगरपुर में है गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिल्ली सेड। ये सभी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है, तो ये महत्वपूर्ण अपनों को झीलें देती हैं। एक सांभर झील भी है जो है अजमेर के अंदर। इसके अतिरिक्त राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांभर झील किन किन के मध्य है? जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य है। और सांभर झील में जो है वो 4 नदी अपना जल लाती हैं। कौन कौन सी है वो? खारी, खंडेला, फिर है रूपनगढ़ और एक है मेंथा नदी। तो जो मेंथा नदी है ना वो सर्वाधिक खारा है, ये सर्वाधिक खारापन डालती है सांभर झील के अंदर। बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें पूछे जाएं तो कौन कौन सी हो गई? सांभर, पचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर, पोखरण और फलोदी। ठीक है।
और डेगाना भी आती है, जो कि एक डेगाना भी है झील। अभी हम इस मैप को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ पे कुछ एक चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि कि यहाँ पे एक चिक्कलवास बांध बना हुआ है आहड़ नदी पे, महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा निर्मित नदी संगम नहर। कि चिक्कलवास बांध पूछा जाए तो किसने बनवाया है? फतेह सिंह जी ने। और अब हम करते हैं, आगे पढ़ते हैं जल संरक्षण के बारे में। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है कि हम जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालें। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालेंगे तो ऑब्वियसली पोल्यूट नहीं होगी, तो वो पेय योग्य या उसे हम प्रयोग में ला सकेंगे उस जल को। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों में प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से तरीके बताए हैं? वृक्षारोपण में वृद्धि, सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग, जनसंख्या नियंत्रण, जल संचयन, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल का पुनः उपयोग, ये सभी जल संरक्षण करने के उपाय बताए गए हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। कौन कौन सी दो प्रचलित है? रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण व संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों से वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। अभी पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्राचीन समय में कौन से वर्षा संरक्षण किए जाते थे निर्माण, तो कौन से हैं? टांका, खड़ीन और जोहड़। अभी हम करते हैं शब्दावली। पहला है भूगर्भिक। भूगर्भिक मतलब भू के गर्भ में, यानी कि भूमि के अंदर। दूसरा है अपवाह, यानी कि नदी का बहना या नदी का प्रवाह। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई कुएंनुमा संरचना। पूछा जाए कि टांका की संरचना किसके समान है, तो कुएंनुमा है। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में है मुख्यतः। खड़ीन भी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना, इसका उपयोग जो है वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया था। फिर अगला है जोहड़। जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत स्थल जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना है। और संरक्षण है सुरक्षित करना या उसका रखरखाव करना। आगे जो इसके अभ्यास प्रश्न है, जैसे कि बनास किसकी सहायक नदी है? कि बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। माही की हो गई सोम जाखम, मुख्यतः सोम माही जाखम मिल रही है बेणेश्वर के अंदर। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो माही बजाज सागर परियोजना है बांसवाड़ा के अंदर, और इसमें मैंने बताया था गुजरात और राजस्थान साथ में है। और बांसवाड़ा में जगह आ जाए तो वो है बोरखेड़ा। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों का नाम लिखिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और एक आप मुझे और प्रश्न लिख के बताइए कि जो चंबल के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, वो चारों बांधों के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक और बात आती है कि चंबल विश्व की ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर, सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर 4 बांध बने हुए हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम मिलेंगे अध्याय 8 के साथ में, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। वीडियो में अगर समझ आया, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है जल संसाधन एवं संरक्षण। जय हिंद, जय भारत।